मैथमेटिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी पे ही थे ना अभी हम लोग। यद्यपि वो आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लिंकअप बनाने के लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, है ना। मैंने कल आपको बताया था, हु इज द फादर ऑफ द मैथमेटिकल ज्योग्राफी? क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी ने ये सारी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। वैसे इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण गणनाएं करने वाले व्यक्ति वही माने जाते हैं। संभवतः ईसा पूर्व शताब्दियों में इस संबंध में और भी कई सारे रिसर्च हुए थे, जिसमें एराटोस्थनीज नाम के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आता है। बेसिकली वैसे एराटोस्थनीज को भूगोल में इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले भूगोल में अक्षांश और देशांतर की अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफी की शुरुआत यहीं से होती है। भौतिक भूगोल तब तक किसी मायने का नहीं है जब तक कि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ नहीं पाओ। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो ही आपको ये सोचना चाहिए कि आपको भूगोल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना उसके भूगोल समझ में नहीं आएगा। तो ये आधार है ना। हालांकि उसके पहले पृथ्वी से अंतरिक्ष का संयोग और संबंध, उस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले टॉल्मी थे, इसलिए टॉल्मी का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भूगोल में। आया ना। अंतरिक्षीय अवधारणाओं से प्रश्न अब तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों की संभावना हमेशा से तलाशी जाती रही आपके एमपीपीएससी के पेपर में भी, इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि तथ्यों पर आधारित प्रश्न, जैसे कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो उसका जवाब हमें गणितीय भूगोल ही देगा। जैसे कि दूरी का सबसे बड़ा मापक कौन सा है, उसका जवाब हमें जाहिर सी बात है मैथमेटिकल ज्योग्राफी से ही मिलता है। Then that's why we are actually discussing this part in the geography, हाँ है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट है, नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिंक का पहली चीज तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी से जोड़ते हैं, इसलिए हम लोग 1 से 1.5 या 2 क्लासेस तक इस पर खर्च करते भी हमेशा, हाँ है ना। ठीक है, लास्ट वाला सेक्शन जो हमारा चल रहा था, वी हैव स्टडीड इन विच अबाउट द यूनिवर्स। बोल दो रे बोल दो। हमने किसकी स्टडी की थी उसमें? ब्रह्मांड की। और ब्रह्मांडीय अध्ययन में हमने देखा था कि ब्रह्मांड को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, एंड मैक्सिममली इट वाज मेड अप ऑफ द 90% ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते थे। 2 यूनिट्स जो यूनिवर्स में हमने कैलकुलेट की थी वो थी बीएचबीज और एलएचबीज। बीएचबीज का हिस्सा हमने माना था गैलेक्सीज को, कॉन्स्टेलेशंस को, याद आया कुछ? और कॉन्स्टेलेशंस को। और इसके अलावा जब हम एलएचबीज पर गए, लाइटर हेवनली बॉडीज पर गए, इसके 2 पार्ट्स हमें मिले थे, ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ये 2 पार्ट हमें इसके मिले थे, हाँ बोल देते। जब हम बात करते हैं इन दोनों की, तो हमने इनको पूरा किया था, इनको पूरा किया था, इसके कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। हमने देखा था अर्सा माइनर, लघु सप्तऋषि तारामंडल। हमने देखा था अर्सा मेजर, दीर्घ सप्तऋषि तारामंडल। हमने देखा था ओरियन तारामंडल। हमने देखा था हाइड्रा तारामंडल। हमने देखा था साइनस तारामंडल। इससे ज्यादा जानकारी की हमें कुछ खास जरूरत होती नहीं है। अर्सा माइनर से रिलेटेड एक स्टार को हमने देखा था, पोल स्टार। अगर इनकेस पूछ लिया जाता है कभी कि ध्रुव तारा किससे संबंधित है, आप लगाओगे लघु सप्तऋषि तारामंडल से संबंधित है। कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में हमने देखा था गैलेक्सीज के संबंध में, कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है उसकी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ये आकाश में किस दिशा से किस दिशा में दिखाई पड़ती है मिल्की वे? तो हमने देखा था उसमें ये ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई पड़ती है ना। ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई पड़ती है ना। बेटा मेरे मुंह से निकल गई, नॉर्दर्न डायरेक्शन में दिखाई पड़ती है। कहां दिखाई पड़ती है? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में। कब? रात्रि काल में। संभव ये होगा कि बादल नहीं होने चाहिए। छत पर चढ़ के देखना, जैसे तुमने बृहस्पति और शनि को देखा था ना उस दिन। कब? 21 दिसंबर को, है ना भैया। 6 बजे से ऐसा हो गया था वो, सर दिख नहीं रहे। तो इसको मैंने 8 बजे फोन लगाया, देख साउथ वेस्ट में दिख रहे हैं। फिर देखे थे, कैसे देखे थे? नंगी आंखों से देखे थे। ये पहली बार ऐसा मौका था कि हम बृहस्पति और शनि के इतने पास आने की घटना को नग्न आंखों से देख सकते थे, आया ना। वेरी गुड। अब हम दूसरे सेक्शन पर जाएंगे जिसमें ल्यूमिनस बॉडी सबसे पहला पार्ट आता है, आया ना। इसमें हम लोग बात करते थे तारे और सूर्य की, स्टार्स एंड द सन। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सन, जब हम बात किसकी कर रहे हैं? सूर्य की। सन इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। मैं गलत तो नहीं बोला? सूर्य जो है अंतरिक्ष में मौजूद तारों के परिवार का ही एक सदस्य है ना। हाँ वेरी गुड। तो सूर्य जो है उसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ता है? तारा। मैथमेटिकल ज्योग्राफी का पहला सेक्शन सन है, जिससे क्वेश्चन के ओरिएंटेशंस मैक्सिमम बनेंगे। हाँ बोलो। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था? मजाक था भाई, मजाक। तो सरकार को पढ़ा रहे थे ताकि तुम आगे सीरियस हो सको, हाँ या ना। पंडित जी समझ में आई बात?
पक्का पक्का। सोलंकी जी पक्का। तुम हर क्लास में सोलंकियों का इतिहास दोहराते हो, जिस तरह से भीमदेव सोलंकी भागा था लड़ाई के मैदान से, इस बात का। और पता है ये विशेषता सिर्फ इसकी नहीं, दोनों सोलंकियों की है। इस विशेषता के, हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं होना, दैट वाज द क्वालिटी। मैंने बोला ना तुमको, कंसिस्टेंसी मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट एग्जाम्पल और द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है हम जागते तब है जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो बेसिकली तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, उसका मतलब। हाँ या ना? जिंदगी में तुम खुश रहना सीख जाओगे, 2-3 काम कर लोगे तो। जीवन में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। सर, once I will be cracking the PSC examination and will be selected as a PSC officer or a gazetted officer, I will be satisfied। नहीं हो पाओगे। सेटिस्फेक्शन मिलता है जीवन में कंसिस्टेंट एफर्ट्स, सतत किए गए कामों से। हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं खुश रहना चाहता है वो जीवन में कभी खुश, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की संतुष्टि के साथ अपनी संतुष्टि ढूंढता है वही वास्तविकता में संतुष्ट हो सकता है। तुम अपनी संतुष्टि ढूंढते रहना चाहते हो, तुम्हारे साथ समस्या ये है, और वो तुम्हें मिलेगी नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? पहले के जमाने में वो कुत्ते होते थे, उनकी गाड़ियां चलती थी, पता है तुमको? या आज भी कहीं बर्फ वाले स्थानों पर चलाते हैं, देखिए आपने, बर्फीले स्थानों में 10-12 कुत्ते लगा देते हैं और वो भागते हैं, गाड़ी पर बैठ जाते हैं, देखा है? उस गाड़ी में क्या करो, कुछ मत करो, उस गाड़ी में आगे मांस का एक टुकड़ा लटका दो, कुत्ते को दिखता है, कुत्ता उसको पाने की चाहत में आगे दौड़ता है, मांस का टुकड़ा और आगे चला जाता है, वो फिर दौड़ता है, फिर आगे चला जाता है। उसकी अकल नहीं है ना, उसकी अकल नहीं है ना, उसको अकल होती तो वो समझता ना। नहीं, वो कविता जवानी पढ़ी है ना, उसमें लिखा रहता है ना, स्वान के सर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी है पर प्राण से वह जा चुका है। पढ़ी है तुमने? जवानी नहीं पढ़ी होगी, हमारे टाइम पर सिलेबस में थी वो, हिंदी में। कब थी? 10वीं या 11वीं में। तो कुत्ते के सामने अगर कुत्ते के पांव पे तुम सर रखोगे तो वो चाटेगा, तुमको काटेगा नहीं, गारंटी है। कुत्ता है ना, उसके सर पे पैर रख दोगे ना ऐसा, तो वो तुम्हारे पैर को चाटने लग जाएगा अपनी जीभ से, काटेगा नहीं वो। इसलिए उन्होंने बोला स्वान के सर हो चरण तो चाटता है, और वो कितना भी भौंकले शेर के आगे उसकी भौंक सुनाई नहीं, वो तो मांस के पीछे भाग रहा है। उसमें शेर जैसी आदत नहीं है कि रोज सुबह उठ के खुद अपने मांस की स्थिति, उसको भाग रहा है, उसको वो मिलता नहीं। लेकिन जो उसे कंट्रोल कर रहा है ना आदमी, तो वो मांस कभी मिलेगा नहीं, संतुष्टि तुम्हें मिलेगी नहीं। संतुष्टि कब मिलेगी? कंसिस्टेंट, और वो भी वो तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। किसी के बोलने से तुम्हारा कंसिस्टेंट एफर्ट आया तो कोई मतलब का नहीं है। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते इस दुनिया में, आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते? जिस दिन आप ये बात मान जाओगे उस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन जब तक ये बात नहीं मानोगे कि मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं, इसी अति आत्मविश्वास में बच्चा बैठा रहता है। एक रात पहले पढ़ूंगा और टॉप करके दिखाऊंगा। टॉप तो करते नहीं अपने यहाँ का बच्चा, अपने यहाँ का बच्चा कहता है टॉप, टॉप नहीं करता, टॉप करके दिखाऊंगा एक रात में। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते? कभी कभी स्थितियां आपको भी नियंत्रित करती हैं, या किसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपको औरों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसे फन्ने खा बनना कहते हैं। इस बात को तुम मान क्यों नहीं लेते? वरना तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे जीवन में। नहीं समझे? छड़ा यार, ध्यान दो। तो सबसे पहला भाग हम तारे की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टार इज एक्चुअली द प्राइमरी ल्यूमिनस बॉडी इन स्पेस और इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में मौजूद एक प्राथमिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? तारा है। हाँ या ना? बोलो। LHB का सबसे पहला पार्ट है ल्यूमिनस, प्रदीप, और प्रदीप का सबसे पहला भाग है तारा, सितारा, स्टार। हाँ या ना? लिखेंगे तारा, स्टार।
In the universe, it is a luminous, lighter heavenly body. In the universe, it is a luminous, lighter heavenly body. In the universe, it is a lighter heavenly, luminous, lighter heavenly body. अंतरिक्ष में स्थित यह एक, अंतरिक्ष में स्थित यह एक प्रदीप्त छोटा खगोलीय पिंड है. अंतरिक्ष में स्थित यह एक प्रदीप्त छोटा खगोलीय पिंड है. में स्थित यह एक प्रदीप्त छोटा खगोलीय पिंड है. एक प्रदीप्त छोटा खगोलीय पिंड है जिसका निर्माण विच इज फॉर्म्ड, जिसका निर्माण विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम. ये बहुत शॉर्टली हम लोग देख रहे हैं और है क्या उसे हम समझेंगे. जिसका निर्माण हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन से होता है. संलयन विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम. हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन से होता है. मैंने बताया हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है. हाइड्रोजन किसमें फ्यूज हो रहा है? हीलियम में फ्यूज हो रहा है. फ्यूज यानी संलयित होने का मतलब होता है जुड़ना, संयोग होना. क्या होता है? जुड़ना, या कि फिर क्या होता है? संयोग होना. हाँ बोल देते. यानी कि हाइड्रोजन के दो या दो से अधिक नाभिक, न्यूक्लियर, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको पता है सबसे बड़ा आकर्षण बल भौतिक रूप से कौन सा है? विच इज फिजिकली मोस्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स. भौतिक रूप से इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा प्रभावशाली आकर्षण बल कौन सा है? विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग. ग्रेविटेशन सबसे कमजोर बल है बेटा. ग्रेविटेशन इज द लीस्ट स्ट्रॉन्ग, और सबसे कमजोर आकर्षण बल है ग्रेविटेशन. तो अगर ग्रेविटेशन मजबूत होता घुस जाते तो पृथ्वी के केंद्र में. नहीं मानते इस बात को? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बेसिकली देखा जाए तो, और उनकी दोनों प्रकृति होती है अट्रैक्शन रिपल्शन बोथ. इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फोर्सेस आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की प्रवृत्ति दर्शाते हैं. द मोस्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स, देन इट कम्स टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, देन इट कम्स टू द मैग्नेटिक फोर्स, एंड फाइनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द न्यूटन. बाबा न्यूटन जो थे वो तो खैर आदमी गजब थे. आदमी गजब गजब. थ्योरी ऑफ मोशन नहीं दिए होते तो भौतिकी का जन्म ही नहीं हो पाता. बिना मोशन के लंबाई नहीं आती. लंबाई सबसे पहली भौतिक यूनिट इकाई है. लंबाई नहीं आती तो दूरी नहीं आती. दूरी नहीं आती तो विस्थापन नहीं आता. विस्थापन नहीं आता, गति नहीं आती. गति नहीं आती, वेग नहीं आता. वेग नहीं आता, त्वरण नहीं आता. त्वरण नहीं आता, संवेग नहीं आता. संवेग नहीं आता, आवेग नहीं आता. आवेग नहीं आता, कार्य नहीं आता. कार्य नहीं आता तो बल नहीं आता. बल नहीं आता तो ऊर्जा नहीं आती. ऊर्जा नहीं आती तो शक्ति नहीं आती. तो फिर आता क्या? दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई द न्यूटन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स. हर कोई पास्कल के जैसा थोड़ी रहता है जो हर जगह अपनी टांग फंसा दे. पास्कल द रास्कल, वो फिजिक्स का नाजायज पिता था. पास्कल आल्सो वाज द फादर ऑफ फिजिक्स, बट ही वाज द इलीगल फादर ऑफ फिजिक्स. जबरदस्ती का मेरे को भी पापा बनना है. बोले ठीक है जा यार तू ना दे सुन. एंड आइंस्टाइन वाज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि आज का पूरा क्वांटम उसी के बेस पर. ये जो चार चीज चल रही है, चाहे आप नैनो फिजिक्स की बात कर लो, क्वांटम फिजिक्स की बात, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द आइंस्टाइन. फिजिक्स में घुस गए. वैसे भूगोल की यह विशेषता है, वो फिजिक्स में घुसाता है. अभी तो घुसाएगा देखना. भौतिकी और भूगोल का बहुत घनिष्ठ रिश्ता है. भौतिकी और भूगोल का बहुत घनिष्ठ रिश्ता है. इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही विषय प्रकृति और प्रकृति के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं. These both subjects are related to the nature and the nature's concept. है या ना? प्रकृति में मौजूद सबसे ज्यादा मजबूत आकर्षण बल कौन सा है? नाभिकीय बल. और ये जो संलयन हो रहा है, उस संलयन की गतिविधि कैसे होती है? हाइड्रोजन के नाभिकों में आकर्षण से. हाइड्रोजन के नाभिकों में आकर्षण से. नाभिकों में आकर्षण से. हाँ या ना? कहने का मतलब है हाइड्रोजन के दो से अधिक नाभिक. हाइड्रोजन का एक नाभिक, हाइड्रोजन का दूसरा नाभिक, हाइड्रोजन का तीसरा नाभिक,
ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ संलयित हो जाते हैं। इनमें नाभिकीय बल काम कर गया। क्या काम कर गया? नाभिकीय बल काम कर गया। ये एक दूसरे के साथ संलयित हो जाते हैं, एक बड़ा नाभिक हीलियम तैयार करते हैं। लेकिन इस स्थिति में जब ये संलयन की अभिक्रिया हो रही होती है, ये जो संलयन हो रहा है, ये जो फ्यूजन हो रहा है ना मेरे भाई, इस फ्यूजन में एनर्जी निकलती है और लाइट निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, हाँ या ना? और ये ऊर्जा जो निकली, ये जो ऊर्जा निकली, एक मिनट, ये जो ऊर्जा निकली, ये जो एनर्जी निकली, इस एनर्जी को दो रूप में देखा जा सकता है। पहला हीट और दूसरा लाइट। लाइट इंटेंसिटी भी अच्छी होती है, लेकिन हम पृथ्वी से दूर हैं, इस वजह से वो पहुंच नहीं पाती। और दूसरा प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो बादलों से दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो क्लाउड से दिखाई देता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तारे टिमटिमाते क्यों है पृथ्वी से देखने पर? कहना हमेशा अपवर्तन के कारण क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है, लाइट डिस्ट्रैक्ट होते हुए, डिफ्रैक्ट होते हुए, रिफ्रैक्ट होते हुए आपके पास आती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपवर्तन के कारण प्रकाश क्या होता है? तारा टिमटिमाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है। ये हीट और ये लाइट, लाइट की इंटेंसिटी है, आप दूर स्थित हैं, बहुत करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, इस वजह से आपको इतनी ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई नहीं देती। अगर इंटेंसिटी देखनी है तो सूर्य की देखो, पता चलेगा सूर्य बहुत पास मौजूद है। फिर भी ले देकर के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य। जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। कितनी है? 14,95,97,870 किलोमीटर। पता है आपको? हाँ या ना? लगभग 14,95,00,000 की बात हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, या लगभग 9.15 करोड़ माइल्स मिनिमम डिस्टेंस के साथ। जो किस पे आती है? एपिहेलियन, पेरिहेलियन? चलो छोड़ो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, जब उस पर जाएंगे तब मैं बताऊंगा। ये जो हीट है, इस हीट के बारे में ये कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनना, इस हीट के बारे में ये कहा जाता है कि विद इन अ सेकेंड, अंतरिक्ष की क्रियाओं के अनुसार 100 मिलियन टन हाइड्रोजन हर सेकंड में हीलियम में फ्यूज हो जाती है। यानी 100 मिलियन टन हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन एक सेकंड में होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में प्रति सेकंड 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा निकलती है हीट के फॉर्म में। दिस इज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। बहुत गर्म होता तारा, मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्म होता तारा। कोई आदमी के पास जाके, कोई आदमी क्या, किसी विशेष के पास जाके गलती से कभी मत बोला करो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, जाओगे जल जाओगे, तुमको ताता हो जाएगी। 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है ये, 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10 टू द पावर 8, ये जो आपके सामने पैरामीटर लिखा हुआ है, इट मेजर्स 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबल के भाप में बदल जाता है। तुम्हारी तो भाप भी नहीं मिलेगी। गए थे तारे लाने के लिए, समझ गए? और सामने वाले को मोटिवेशन मिलेगा सो अलग, बोले आज तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं बिना भाप बने लौटे की, तेरे में बड़ा दम है, जा भाई। समझे नहीं समझे? अरे बोलो भाई, पक्का पक्का। तो कभी कभी हमें अपने जीवन में जो सीखा होता है उसका इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है ना? फालतू में किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, वो तो कुछ भी लिख देते हैं लिखने वाले, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसे एक्सेप्ट कर नहीं सकते। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो ये स्थिति बनती है हाइड्रोजन में हीलियम की, हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन की। संलयन समझते हो ना? दो नाभिकों का जुड़ना है, क्लियर है? और हाइड्रोजन एक्चुअली है ही एक नाभिक, पूर्ण परमाणु का रूप तो उसका प्रस्तुत ही नहीं करता ना वो। हाइड्रोजन में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, दो आणविक गैस है। हाइड्रोजन में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन जो है पूर्ण परमाणु का तो प्रदर्शन ही नहीं करता, वो है ही मात्र एक नाभिक। और वो क्योंकि है ही मात्र एक नाभिक, इसलिए वो नाभिक के संलयन करके दूसरे भारी तत्व का निर्माण करता है। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 1, परमाणु भार 2 ग्राम। हाँ बोल देते, हाँ या ना? अरे बोल दो, पक्का पक्का। तो ये संलयन की घटना है। अब इसे तुम कैसे लिख सकते हो वो तुम लिख लो, वो मैंने तुमको समझा दिया। कॉपी में लिखने में थोड़ी ना आऊंगा। मिल्क एंड नट तेरी जेब में रखा हुआ है? अच्छा, बदलता रहता है। वेरी गुड यार, तूने एक बार में मेरी बात मान ली।
समझा नहीं। आकर्षण का बल की एक अपनी एक सीमा होती है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी इतनी नहीं है, अगर होती तो सभी आकाश गंगाएं संयुक्त तो होती। एक ऑब्जर्वेशन लो, सिद्धांत की बात छोड़ दो। अब मैं तो तुमसे कह रहा हूं, बिकॉज देखो, आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स व्हाट वी हैव स्टडीड और द सब्जेक्ट्स स्टडीड बाय द ह्यूमन काइंड सो फॉर, जितने भी विषयों को अब तक मानव ने पढ़ लिया है, उन सभी में मानव की सबसे ज्यादा जिज्ञासा जिस विषय में जीवित रह गई वो है भूगोल। और भूगोल की भी विशेष विषय या शाखा अंतरिक्ष, उसकी जिज्ञासाओं को मानव शांत नहीं कर पा रहा। तो ह्यूमन इज ऑल्सो क्यूरियस और स्टिल क्यूरियस अबाउट द यूनिवर्स ओनली ना। तो जब हम बात करते हैं आकाश गंगाओं पर आकर्षण बल के काम करने की, पहली चीज इतनी दूरी पर, क्योंकि इसकी भी बात करोगे, जब हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे के पास आए तो ये संगठित नहीं थे। सर्वप्रथम इनमें कार्य करने वाला बल ग्रेविटेशन ही था, गुरुत्वाकर्षण। जिस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे के पास आए, इनमें घर्षण हुआ है। घर्षण समझते हो? एक तरीके का कॉलिजन हुआ और उसके बाद फ्रिक्शन हुआ। आफ्टर दोस कॉलिजन्स द न्यूक्लियर फोर्स ऑरिजिनेट्स। नाभिकीय बल ने तब जन्म लिया है, यानी कि नाभिकीय बल तो वहां काम करेगा नहीं। दूसरा, आकाश गंगाओं की अपनी व्यवस्था इतनी भी ज्यादा पास नहीं जितनी कि आप देख रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, सॉरी देख तो सकते ही नहीं, जितना आप सोच रहे हैं उतनी ज्यादा भी नजदीक नहीं कि उन पर आकर्षण बल काम करे। हर एक बल की अपनी एक तो सीमा है, हर एक बल की अपनी एक तो सीमा है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो था, उस गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा तो न्यूटन साहब तय करके गए थे, जो साफ कह के गए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी बढ़ी तो बल कमजोर। समझ गए? अब चाहे आप द्रव्यमान बढ़ा दो, चाहे आप बल बढ़ा दो, वर्ग उतना ही है। पृथ्वी की बात करो तो वो स्थायी है, स्थानों के हिसाब से बदलता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल 0, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल निम्न और पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक मिलता है ना। तो ध्रुवों पर वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बहुत कम यूनिट्स का डिफरेंस है मेजरमेंट में। लेकिन फिर भी अगर एक एग्जांपल के तौर पर बात कर लें, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अप्रोक्सीमेटली हर जगह समान है। एक पत्ते को ऊपर से नीचे फेंको और एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंको, पत्ता धीरे जाता है, पत्थर ज्यादा तेज जाता है, क्यों? द्रव्यमान की वजह से। डेफिनेटली पृथ्वी से छोटा ग्रह होगा, उसका अगर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, जैसे चंद्रमा, वहां पर पत्थर भी धीरे धीरे जाएगा। हाँ या ना? बोलो भाई। तो तारे का निर्माण किस तरीके से हुआ वो समझे ना? बोलो भाई। पक्का पक्का। अगर एक फिगर बना करके हम इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें, यहां पर देखो कुछ छोटी छोटी सी चीज आपके क्वेश्चन में आ गई। पहला तो ये, अंतरिक्ष में मौजूद किस तत्व के संलयन से तारे का या सूर्य का निर्माण हुआ है? क्लियर है? दूसरा, सूर्य के नाभिक में स्थित ईंधन क्या है? द फ्यूल ऑफ सन, हाइड्रोजन। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म, सन खत्म। जब तक हाइड्रोजन का स्टोरेज है, सन है। हाँ या ना? मतलब एक तारे के नाभिक में जो हाइड्रोजन है वो किसमें बदल रहा है? हीलियम में, और उसकी सतह पर जा रहा है। ये सतह जो है, इस पर हीट एंड लाइट, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश जो ऊर्जा के रूप में है, वो दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से तारे में उठती हुई लपटें यानी कि फ्लेम्स आप देख सकते हो। ये जो फ्लेम्स आप देखते हो वो कहां से आते हैं? इसी हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन यानी कि फ्यूजन से। आप समझे या नहीं समझे? और ये पूरा का पूरा फ्लेम जो है वो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये जो फ्लेम है वो क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हाँ या ना? बोल दो पक्को। ओके, चले आगे। नहीं, इसको बनाने का कोई वो नहीं रहेगा।
तारे का निर्माण समझ में आया? बेसिक क्वेश्चंस होंगे तो वो हो जाएंगे। दूसरा, लाइन चेंज करना, हेडिंग देना तारे का जीवन, लाइफ ऑफ ए स्टार, लाइफ ऑफ ए स्टार। मैं अंतरिक्ष वाले तारे की बात कर रहा हूं, उसका भी अपना जीवन होता है। हाँ, लाइफ ऑफ ए स्टार, तारे का जीवन, इसमें लिखना तारे का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बादल से होता है। द स्टार इज फॉर्म्ड बाय ए क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस। तारे का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बादल से होता है जिसे नेबुला कहा जाता है, विच इज ऑफन कॉल्ड नेबुला, जिसे नेबुला नाम दिया गया है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके जो नाभिक एक दूसरे के पास आकर एक क्लाउड बनाते हैं, उसे नेबुला कहते हैं। अब इस नेबुला के अंदर नाभिकों के सनलाइन से क्या होता है? हीलियम का निर्माण, और ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाती है। आया ना? तो सबसे पहली स्टेज आई किसकी? नेबुला की। किसकी आई? नेबुला की। क्लियर है या नहीं है? लाइन चेंज करना, इसी में लिखते रहना, हेडिंग यही रहेगी, इसी में लिखते रहना। हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन के साथ, हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन के साथ, विद द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम, हाइड्रोजन में हीलियम के संलयन के साथ, विद द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम, हाइड्रोजन में हीलियम के संलयन के साथ, विद द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम, तारे में ऊष्मा एवं प्रकाश दिखाई पड़ता है। द हीट एंड लाइट इज सीन इन स्टार, तारे में ऊष्मा एवं प्रकाश दिखाई पड़ता है। द हीट एंड लाइट इज सीन इन स्टार, इन स्टार। तारे की इस प्रारंभिक अवस्था को, दिस इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार, तारे की इस प्रारंभिक अवस्था को, दिस इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार, इस प्रारंभिक अवस्था को प्रोटोस्टार यानी कि आदि तारा कहा जाता है। इज कॉल्ड प्रोटोस्टार, आदि तारा कहा जाता है। इज कॉल्ड प्रोटोस्टार, आदि तारा, आदि तारा कहा जाता है। इज कॉल्ड प्रोटोस्टार, आदि तारा कहा जाता है, आदि तारा कहा जाता है। क्लियर है? अब आदि तारा तक हम आ गए। पहले नेबुला बना, गैस का बादल, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन शुरू हो गया, फ्यूजन शुरू हो गया, फ्यूजन से एनर्जी निकलना शुरू हुई, एनर्जी निकलना शुरू हुई, क्या हुआ? एनर्जी निकलना शुरू हुई, क्या हुआ? लाइट एंड हीट आने लग गई, इट बिकेम प्रोटोस्टार, चमकता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। इट बिकेम व्हाट? प्रोटोस्टार। अब क्या होगा? जो सेंटर में इसके हाइड्रोजन हुई कलेक्ट, ये बस इसका फ्यूल, जब तक ये है तब तक इसकी हीट और लाइट है, ये खत्म, हीट एंड लाइट खत्म। जो किसमें फ्यूज हो रही है? हीलियम में, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। दिस इज द फ्यूल ऑफ स्टार। तो जिस क्वांटिटी में हाइड्रोजन जमा हुआ वो तारे का मास बनाएगा, बिकॉज व्हाट इज द मास ऑफ अ स्टार? द मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस, द मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस विच इज स्टोर्ड इन इट्स न्यूक्लियस और द सेंटर। तारे के केंद्र में जो हाइड्रोजन गैस का जमाव हुआ, जहां से उसमें ऊष्मा और प्रकाश शुरू हुआ, क्योंकि मास तो तारे के केंद्र का ही है, बाहर की फ्लेम का काहे का मास है ना? तो हाइड्रोजन का जो मास है वही उसका मास होगा। डिपेंड करेगा, अगर हाइड्रोजन का कलेक्शन ज्यादा है, तारा विल बी द हैवियर मास और द लेसर मास, है ना? ये हाइड्रोजन एक स्टेज तो ऐसी आएगी जब खत्म होने लग जाएगा। तारे के जीवन की अंतिम अवस्था वही होगी, यानी कि वृद्धावस्था, यानी कि ओल्ड एज ऑफ स्टार। तारे के जीवन की इसी ओल्ड एज को हम क्या कहते हैं? रेड जाइंट, यानी कि लाल दानव अवस्था। क्या कहा जाता है? लाल दानव अवस्था, यानी कि तारा लाल दानव हो जाता है, तारा सुर्ख लाल चमकता है अधिकतम, क्योंकि हाइड्रोजन अधिकतम अब किसमें चला गया है? लाइन चेंज करना और आगे वाली लाइन में लिखना, एक समय पर हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन से ऐसी स्थिति आती है, एट अ टाइम आफ्टर द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम, एट अ टाइम आफ्टर द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द हीलियम, एक समय पर हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन से ऐसी स्थिति आती है, हीलियम में संलयन से ऐसी स्थिति आती है
कि जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, एक कंडीशन अकर कि जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, कि जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, a condition occur when hydrogen becomes less at the core of star, core यानी केंद्र, CORE, at the core of star हाइड्रोजन becomes less at the core of star, और हीलियम की सतह में अधिकता हो जाती है, और हीलियम की सतह में अधिकता हो जाती है, and helium becomes in excess in surface, and helium becomes in excess in surface. In this condition, इस अवस्था में, in this condition, इस अवस्था में तारा लाल चमकता हुआ दिखाई देता है. Star is seen. Star is seen. तारा लाल चमकता हुआ दिखाई देता है. Star is seen shining red. तारा लाल चमकता हुआ दिखाई देता है. कैसा दिखाई देता है? लाल. कैसा बेटा? वेरी गुड. द रेड इज शाइनिंग स्टार. इस अवस्था को तारे की, इस अवस्था को रेड जाइंट कहा जाता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड रेड जाइंट. इस अवस्था को लाल दानव कहा जाता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड रेड जाइंट. इस अवस्था को लाल दानव कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लाल दानव. समझे नहीं समझे? पक्का? जिम में बढ़िया चल रही है तुम्हारी? कितना फैट फ्यूज कर देते हो? फ्यूज होता है ना, एंड एक्स एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट तो नहीं निकलेगी. 200 क्या बे? कैलोरी ग्राम्स. वो तो यार रामदेव बाबा कपाल भाती से ही कम करा देता, उसके लिए जिम में क्यों पैसा खर्चा कर रहा है? ऐसा करना, 200 ग्राम बाबा रामदेव कहता है, मैं 500 ग्राम कम कराता हूं एक दिन में 30 मिनट. मसल डेवलप करके क्या करना है? देखो मसल डेवलप क्यों, 1 मिनट रुक जाओ. फिट रहना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है. देखो मेरी बात सुनो, फिट रहना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, मसल डेवलप करना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है. फिट रहने का ऑब्जेक्टिव सेल्फ पर्पस का होता है, और मसल डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव आप मुझे साबित करके दिखाओ वो सेल्फ पर्पस के लिए होता है. क्या 24 घंटे आप आईने के सामने खड़े रहते हो? फैक्ट्स. ना ना, फंस गया बेटा आज तू आज फंस गया. चलो क्लियर, जोक सपाट. आ जाओ वापस. क्लियर है या नहीं है? वो खींचता रहता पूरे दिन, तो मैं सोचता हूँ देखना क्लास छोड़ूंगा तो ऑफिस में खींचेगा आके मेरे को, सर ये भी बता दो, सर वो भी बता दो. अब मैंने क्या दूसरी युक्ति ढूंढ ली है. अब इससे पहले कि ये मेरे को खींचना चालू करे, मैं इसको खींच लिया करूंगा, है ना? परफेक्ट, मतलब एक चोखा इलाज बता रहा हूं मतलब. इसको डाउट पूछने का मैं टाइम ही नहीं देता, मैं इससे डाउट पूछ लेता हूँ. चलिए क्लियर है या नहीं है? पक्का बोलो. अब तो बस मेरे को जीवन में मेरा एक ही लक्ष्य रह गया है, सोलंकियों का कल्याण. मैं और कुछ चाहते ही नहीं अपने जीवन. बता देंगे अपन महमूद गजनबी को, मोहम्मद गौरी को, चिंता मत कर. हाँ मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे यार तुम ये बस है ना, एक कयादरा को लेके बैठा रहता, बैटल ऑफ कयादरा. सर नहीं, मैं जानता हूं भाई सोलंकियों की छाती बहुत चौड़ी है. नहीं वैसी मैं बात ही नहीं कर रहा. नहीं सच में दिल से बोल रहा हूं. आज तू खुश रहे यार. नहीं जो जीती है तो जीती है, सही बात है, जीती है लड़ाई तो जीती है, इतिहास में दर्ज है. नहीं गद्दारी वाला देखो सही बात है, वैसे प्रमाण तो नहीं है. बहादुरी का प्रमाण है, गद्दारी का प्रमाण नहीं है. देखो आज कुछ हो गया. थैंक यू सर, सपोर्ट कर रहे हैं. चलो आगे चले. क्लियर है ये? अब लाल दानव अवस्था के बाद, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द रेड जाइंट स्टेज, तारे को समझ में आ गया कि मेरा फ्यूल मेरे को कहां पहुंचना चाहिए, पेट्रोल पंप है. लेकिन अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप तो होता नहीं, सॉरी हाइड्रोजन पंप. पर अंतरिक्ष में हाइड्रोजन पंप तो होता नहीं.
दिस बिकेम द जर्नी ऑफ, देखो हाइड्रोजन बर्न कर रहा है, फ्यूजन से हाइड्रोजन बर्न कर रहा है। अगर इस फ्यूजन टेक्निक को हम कंट्रोल, देखो समस्या ये है दैट इन द रिसर्चेस सो फॉर वी आर नॉट सक्सीडेड टू कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन को कंट्रोल हमने कर लिया एटम बॉम्ब में, फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते एक बड़े स्तर तक। बहुत बड़ी विनाशकारी अभिक्रिया है, बहुत बड़ी विस्फोटक अभिक्रिया है। अगर हमने फ्यूजन को कंट्रोल कर लिया ना बेटा, हमारी ऊर्जा तक पहुंच इतनी बढ़ जाएगी ना जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। हाइड्रोजन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ फ्यूल, आप जानते हो, और इस बात की अवधारणा कहां से प्रस्तुत होती है? सूरज के जलने से, क्योंकि सूरज जलता है, दहन किसका है? हाइड्रोजन का है, निर्माण किसका है? हीलियम का है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन ना, जब भी तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड गैस निकल रही है, हीट एंड लाइट निकल रही है, आया ना। हमने उसी सिद्धांत का प्रयोग किया। हाइड्रोजन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन की पहचान ईंधन के रूप में हुई, लेकिन समस्या यह है कि अगर हम फ्यूजन के थ्रू उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर हमें अनियंत्रित मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, अनियंत्रित मात्रा में हमें प्रकाश भी मिलेगा, लेकिन एक बार अभिक्रिया शुरू करने के बाद हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? वो ऊर्जा और वो प्रकाश हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगी, हाँ या ना, दुर्घटना की संभावनाओं को लेकर आएगी। इस वजह से बड़ी समस्या है कि हाइड्रोजन पर इतने बड़े स्तर पर रिसर्च हो रहे हैं आज भी। एज अ फ्यूल हाइड्रोजन पर बहुत सारी चीजों पर थ्योरीज बनाई गई, बहुत सारे शोध आज भी चल रहे हैं। तो तारे को समझ में आ गया कि मेरे को अब फ्यूल की जरूरत है, वो फ्यूल जाने वाला है, तो वो कहता है कि मेरे पास अब कुछ रास्ता नहीं बचा। उदाहरण के तौर पर आपके शरीर में कोई भी खराबी आने पर एक समय तक आप अस्पताल में इलाज ले सकते हो, लेकिन वो समय जब आपका शरीर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है वृद्धावस्था में, तब आपको कोई अस्पताल बचा नहीं सकता। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यही वो समय है कि मुझे अस्पताल की जगह हरिद्वार चले जाना चाहिए। पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, है ना, यही तो मतलब व्यवस्था दी गई है। तुम्हें जितने पाप करने कर लो, बस बाद में गंगा नहाया ना, कोई टेंशन नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति है। और अब तो नर्मदा से भी काम चल जाता है। मामा जी ने साफ तो कराई दी है नर्मदा पूरी, बढ़िया। अब तो नर्मदा भी नहीं मिले, छिपरा से भी चल जाएगा काम। हाँ, छिपरा से भी काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब ऐसा नहाने के बाद ऐसा मतलब थोड़ा सा मतलब तुमको हाइजीन नहीं चाहिए ज्यादा, तो बेतवा से भी काम चल जाएगा। बस बेतवा में हाइजीन कम मिलेगा, वो तो कम गंगा में भी है ना। नमामि गंगे ने लेकिन प्रभाव डाला, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया, प्रभाव तो डाला। तो जैसे हमने समझ लिया कि अब अस्पताल में जाने से काम नहीं चलेगा, हमको हरिद्वार जाना चाहिए, वैसे तारा भी समझ जाता है हमको हरिद्वार जाना चाहिए। यानी कि तारे के जन्म के बाद तारे की मृत्यु की स्थितियां आती है। किसकी? तारे की मृत्यु, डेथ ऑफ स्टार। जो आया है उसका जाना, वेरी गुड, जो आया है वो जाएगा ही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। पर ये जरूरी नहीं है कि जो काटा है वो दोबारा नहीं काटेगा, जो काटा है वो दोबारा काट सकता है। बीच में मत बोल। लेकिन तारे की मृत्यु, डेथ ऑफ ए स्टार, इसमें लिखना तारे की मृत्यु की अवस्थाएं, द स्टेजेस ऑफ द डेथ ऑफ स्टार, तारे की मृत्यु की अवस्थाएं, द स्टेजेस ऑफ द डेथ ऑफ स्टार, तारे की मृत्यु की अवस्थाएं, द स्टेजेस ऑफ द डेथ ऑफ स्टार आर बेस्ड ऑन द मास ऑफ स्टार, तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। आर बेस्ड ऑन द मास ऑफ स्टार, तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं, तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। आर बेस्ड ऑन द मास ऑफ स्टार, आर बेस्ड ऑन द मास ऑफ स्टार, तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ स्टार, मैं बोल रहा हूं कि ये किस पर निर्भर करेगी? मास ऑफ स्टार पर। किस पर निर्भर करेगी? मास ऑफ स्टार पर। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज समझना, जब मैंने बात की तारे के द्रव्यमान की, तो सवाल यह है कि सर इतनी भारी और बड़ी इकाई का द्रव्यमान मेजर कैसे किया जाएगा? यह एक तुलनात्मक इकाई का अध्ययन है जो तारे के द्रव्यमान को मापने में सहायक होती है, जरा समझना। और यह सिर्फ ना सिर्फ तारे के द्रव्यमान को मापने के लिए, खगोलीय पिंडों का द्रव्यमान,
किसका? खगोलीय पिंडों का द्रव्यमान। मापने की इकाई, किसकी इकाई? मापने की इकाई को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। यूनिट measures the mass of astronomical bodies is called चंद्रशेखर लिमिट। और ये अपने आप में उस समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। अपने आप में उस समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उस साइड होगा उसका वो पिन, राइट साइड में जहां पर तुम खड़े हो वहीं पे। क्लियर है या नहीं है? अरे बोल दो। पोका पोका, सच्ची मुच्ची, हम कसम खाते हैं। ठीक है, अब तो खाई ली। इस इकाई के खोजकर्ता थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनकी इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1983 में 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको? चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने खगोलीय पिंडों का द्रव्यमान मापने की एक इकाई लाई जिसका नाम था चंद्रशेखर लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में इसे सीएल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि सीएल है ना। इसे द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई भी माना जाता है, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। यह भौतिकी का प्रश्न है। ज्योग्राफी इज कनेक्टिंग इट, भूगोल इसे जोड़ता है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। हाँ बोल दो, हाँ। छापो छापो छापो। हाँ कुशवा जी छाप लो बेटा, छाप लो। फिर समोसे खिला के लाया सबको। हो गया। इसकी तुलना की गई सूर्य के द्रव्यमान के साथ। कहने का मतलब है आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं सोलार मास की। किसकी मैं बात कर रहा हूं? यानी कि सूर्य का द्रव्यमान, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? सौर द्रव्यमान। क्या कह सकता हूं? सौर द्रव्यमान। मैंने बात की जो सूर्य का द्रव्यमान यानी सौर द्रव्यमान होता है वो होता है एक चंद्रशेखर लिमिट के बराबर। अब इसका कंपैरिजन मैं कैसे करूंगा? यदि कोई तारा सूर्य से 2.5 गुना ज्यादा भारी है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा?
2.5 Cl। यदि कोई 5 गुना ज्यादा भारी है तो क्या हो जाएगा 5 Cl। यदि कोई 1.2 गुना ज्यादा भारी है तो क्या हो जाएगा 1.2 Cl। समझ गए? तुलनात्मक इकाई, कंपैरेटिव यूनिट, कॉपी करना। हो गया? हटाऊं? होगा भैया? हटा दें। वेरी गुड। अगला भाग, तो मास के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द द्रव्यमान मास, तारे की मृत्यु की अवस्थाएं किस तरह से बनती हैं और चंद्रशेखर लिमिट यानी कि सीमा हमें किस तरीके से उसे समझने में सहयोग करता है। तारे के द्रव्यमान की स्थिति के आधार पर तारे की मृत्यु की 3 संभावनाएं हैं। पहला, जब तारे का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ स्टार लेस देन 1.4 Cl होता है, यानी कि 1.4 चंद्रशेखर लिमिट से कम द्रव्यमान होगा। यह पहली कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? पहली। दूसरा, कि जब तारे का द्रव्यमान मास ऑफ स्टार 1.4 Cl से तो ज्यादा हो लेकिन 3 Cl यानी चंद्रशेखर लिमिट से कम हो, दूसरी स्थिति। तीसरा, जब मास ऑफ स्टार, तारे का द्रव्यमान टोटल 3 Cl से भी ज्यादा हो, यानी कि 3 चंद्रशेखर लिमिट से भी ज्यादा हो। तो तीनों स्थितियों में तारे की पहली अवस्था, जब तारा हल्का है यानी 1.2 चंद्रशेखर लिमिट से कम है, तो तारे की स्थिति होती है व्हाइट डार्फ की। किसकी होती है? व्हाइट डार्फ, यानी कि तारा श्वेत वामन की अवस्था में मरता है, सफेद गैस का बादल पुनः बन जाएगा। दूसरी अवस्था होती है तारे की न्यूट्रॉन स्टार की। किसकी होती है? न्यूट्रॉन तारा। एक एक्सप्लोजन और उसके बाद तारा मर जाएगा। तीसरी अवस्था होती है तारे की कृष्ण विवर की, यानी कि ब्लैक होल। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल, यानी कि कृष्ण विवर। क्या कहेंगे? कृष्ण विवर, ब्लैक होल। यहां पर एक प्रश्न और आ जाता है, ब्लैक होल कृष्ण विवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द ऑरिजिनेटर ऑफ ब्लैक होल थ्योरी, कृष्ण विवर सिद्धांत के प्रतिपादक, इनका नाम था चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। हाँ या ना? क्योंकि इनकी इस बड़ी खोज के कारण भैया ऐसे बहुत सारे सिद्धांत थे जो बाहर निकले थे। ऐसे थोड़ी नोबेल पुरस्कार दे दिया सामने वाले को। नासा ने इनके ऑनर में एक खगोलीय दूरबीन लॉन्च की थी, एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम रखा था चंद्रा। किसने रखा था? नासा ने। इतना भी गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मूल के भारतीय थे, जैसे कमला हैरिस। दिया था। जॉन व्हीलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। अंतिम रूप से इसको मूर्त रूप देके गए थे स्टीफन हॉकिंस, जिनका भी हालिया तौर पर 2018 में निधन हुआ। बहुत बढ़िया, कभी का गजब आदमी था ना यार, क्वांटम को और आगे देके गया वो। वैसे फिजिक्स के जो लोग रहे ना, वो वाकई में लिविंग एजेंट्स थे उस समय के। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स करने वाले लोगों को देखो तो ऐसा लगता है वास्तविकता में कुछ चमत्कार जैसा करके गए वो लोग, है ना? स्टोरीज वाली बात नहीं, उनकी खोजें ही अपने आप में ऐसी है ना कि मतलब ऊर्जा इतना बड़ा रूप होगा, आइंस्टाइन से पहले कभी किसी ने क्या सोचा होगा उसके बारे में? सोचा था किसने? जिन्होंने माध्यमिका सूत्र का प्रतिपादन किया। क्योंकि ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध सबसे पहले माध्यमिका सूत्र नाम के भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा गया। आइंस्टाइन को तो बाद में पता चला, वो बात अलग है कि पेटेंटेड ऑन द नेम ऑफ आइंस्टाइन। खैर इसमें भी आइंस्टाइन की योग्यता है, हम उन्हें बुरा भला नहीं कह सकते। क्यों?
अगर तुम्हारे में इतनी दम थी तो तुम पहले पता लगा लेते। आइंस्टाइन ने अध्ययन किया, उसको समझा। सबसे बड़ा आदमी महान वो नहीं जिसने सिद्धांत बनाया, महान वो है जिसने लोगों को उसका उपयोग सिखाया, जिसने लोगों को उसका एप्लीकेशन बताया। महान तो वो है, वरना सिद्धांत बना दिया गया और वो रखा हुआ है, वो किस काम का? नहीं समझे? कुछ समझे आप? न्यूटन महान नहीं था, न्यूटन महान नहीं था, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम भी महान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये सिद्धांत दिया। महान कौन है? मैं हूं। क्योंकि तुम्हें किसने बताया, और अगर मैं नहीं बताता तो इस सिद्धांत का तुम्हारे लिए क्या मायना था? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? महान कौन है? अपना नाम खुद लेना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए, है ना? तुम लोग बोल दिया करो, हाँ ऐसा बोल दिया करो सर, आप अच्छा लगता है। खुद से लो तो ऐसा लगता है ना, खुद से एक ही बखार रहा है आदमी, अपनी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। वेरी गुड। अब द क्वेश्चन इज दैट अंडर विच स्टेज द सन विल डाई? इनमें से किस अवस्था में सूर्य की मृत्यु होगी? हमारा सूर्य जब मरेगा, प्रमाणों के अनुसार सूर्य ने अपनी 5.1 बिलियन वर्ष की आयु पूरी कर ली है। सूर्य की आयु 10 बिलियन वर्ष मानी गई, है ना? और सूर्य ने 5.1 मिलियन वर्ष पूरी कर ली है। द रिमेन 4.9 मिलियन ईयर, जो या जितने समय तक का फ्यूल अब सन के पास है, यानी कि हाइड्रोजन है, उसके बाद जब सूर्य मर रहा होगा, यानी सूर्य की अंतिम अवस्था आ रही होगी, तो वो कौन सी होगी? क्या सूर्य ब्लैक होल बनेगा? क्या सूर्य न्यूट्रॉन तारा बनेगा? या सूर्य श्वेत वामन यानी कि व्हाइट डार्क बनेगा? अब कितने लोग कहते हैं सूर्य श्वेत वामन बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कितने लोग कहते हैं कि सूर्य जो है वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा? कितने लोग कहते हैं सूर्य है ना? बाकी लोग शायद तक नन ऑफ द एबव के साथ होंगे। क्यों? किसी के साथ नहीं हो तो तुमने उठाया था, फिर से उठाना। सूर्य, कितने लोग कहते हैं सूर्य व्हाइट डार्क के अंदर मरेगा? वो कुछ नहीं कहते बेटा, पीछे आप कुछ नहीं कहते बेटा। नन ऑफ द एबव। और कुशवा जी, नन ऑफ द एबव की समझ में ही नहीं आया? सर क्या आप झमाझम पढ़ा गए, कुछ समझ में नहीं आया। इधर मंजीत, ब्लैक होल बनना चाहिए तुम्हारा वो है तो हाथ उठाते ना, मतलब अच्छा माइनॉरिटी देखते हुए मैंने हाथ नहीं उठाया सर, मेजोरिटी इज ऑलवेज द अथॉरिटी। कुशवा जी आप इनके साथ थे या झपा ही नहीं? ये समझ में आया? तो मैंने सिर्फ यही तो पूछा कि हमारा सूर्य किस अवस्था में मरेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो 80-90 पूरे 100, ऐसा कर लो। अंधी माता की, कर लो। बताओ, अंधी माता की जय, अंधी माता की जय। चलो तुम्हारे लिए अंधा बाबा की जय। पुरुषवादी बनो तुम, पुरुषवादी, स्त्रीवादी नहीं। हम पितृ सत्तात्मक समाज का निर्माण करेंगे, पैट्रियार्कल सोसाइटी। बताओ क्या हो गया? बोलो बोलो, अंधा बाबा की जय। यार तुम उसमें भी श्रद्धा नहीं रखना चाहते हो, फिर कैसे काम चलेगा? तुम छोड़ा होगे क्वेश्चन एग्जाम का। इधर बेटा अंधा बाबा, अंधा माता, अंधी माता की जय। उधर बेटा अंधी माता की जय। मेजोरिटी इज अथॉरिटी ऑलवेज। पर ये नहीं पता सर हमें कैसे आया। मेजोरिटी इज ऑलवेज द अथॉरिटी, पर ये नहीं पता हमें कैसे आया। मैं जब पढ़ता था तो मैथ्स का पेपर आता था ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आती थी, अपने को ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती थी कभी, पर क्वेश्चन आता सॉल्व कर देता था। तो क्या करता था मैं, वैल्यू पुट कर देता था। 0 पे नहीं मिला ऑप्शन तो 45 पे मिलेगा या 30 पे मिलेगा, और वो उस पे भी मिला 60 पे मिलेगा, नहीं तो 90 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। तो मैं सारी टाइम लगता था लेकिन आंसर आता था। मास्टर साहब पूछते थे बेटा कैसे किया, पता नहीं सर, पर सही है बिल्कुल सर, 100% शर्त लगाने को तैयार हूं, सही है। वो तो सर पता नहीं, पर आंसर सही टिक करके आए। वो पता चल रहा है कि आउट ऑफ 200 बच्चे के पीएससी में नंबर आए 170। टॉपर सर चढ़ा के बैठा हो, बोले इसने कुछ किया है नहीं, 170 प्री में सीधे सीधे।
वो तो बाद में पता चला कि इसके सितारे इतनी बुलंदियों पे थे कि अंधी माता की जय ए, अंधा बाबा की जय बी, अंधा माता की जय सी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं है। खबर तो यूपीएससी में लगती है जब माइनस मार्किंग आती है। तो कहता पढ़ के गया था यार, साला ये 4 क्वेश्चन नहीं किए होते ना तो मैं सिलेक्ट होता। कट ऑफ गया 98 और मेरे 2 नंबर माइनस में चले गए 96। काश मैं अटेम्प्ट नहीं करता। होता है ना, ये दुख होता है ना। एमपीपीएससी में दुख नहीं होता, लेकिन एमपीपीएससी का दुख इससे भी बड़ा है। पता है क्यों? जिसके तुक्के नहीं चलते वही कहता साला तुक्के भी नहीं चलते यार, किस्मत ही खराब है, मतलब तुक्के ही नहीं चले हमारे तो, बाकी तो छोड़ दो, कम से कम किसी के तुक्के तो चले। ये टेंशन ही नहीं है उसमें, है ना। यूपीएससी में अगर किसी आदमी के 0 नंबर आया तो संभवतः उसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। माइनस नंबर आए तो उस व्यक्ति को शर्म खाने की जरूरत नहीं है, 0 नंबर वाले को है, क्योंकि 0 नंबर वाला संभवतः अटेम्प्ट ही नहीं किया। माइनस वाले ने हिम्मत तो दिखाई, भले ही गलत हुआ, कम से कम उसने हिम्मत तो दिखाई कि हाँ साहब माइनस में तो आया, अटेम्प्ट करके आया, वैसी हिम्मत तो दिखाओ, कोई तो आएगा। और अभी वैसे भी बहुत सालों तक पीएससी में माइनस मार्किंग आने का चांस नहीं बन रहा। कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो अभी शैक्षणिक और तकनीकी दृष्टिकोण से थोड़ा सा डैश 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 राज्य, पिछड़ा नहीं कहते बेटा, बिल्कुल नहीं, अपने ही राज्य के लिए गलत बात है। हमारी सरकार हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, हमारे प्रशासनिक वर्ग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम कह रहे हो राज्य पिछड़ा है, ऐसे कैसे पिछड़ा है? हाँ तो क्या हुआ कि राज्य के ऊपर कर्ज है, क्या इसका मतलब राज्य पिछड़ा हो जाएगा? क्या सिर्फ कर्जा लेना एक अवधारणा है? हाँ तो क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम उन शहरों के मुकाबले ज्यादा हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं, जैसे दिल्ली या मुंबई। तो क्या हुआ कि मुंबई में 91, दिल्ली में 84 रुपए पेट्रोल चल रहा है, हमारे यहाँ 92 रुपए पेट्रोल चल रहा है। तो क्या हुआ? क्या हम पिछड़े हैं? क्या हम पिछड़े हैं? तो क्या हुआ हम यूपीएससी जैसे एग्जाम में ज्यादा सिलेक्शन नहीं दे पाते? तो क्या हम पिछड़े हैं? किसने कहा पिछड़े? तो क्या हुआ हम रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं? इसका मतलब हम पिछड़े हैं? क्या कहना चाहते हो? इस प्रदेश की सरकारों ने आज तक इस प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। कर्ज लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आप जानते हैं स्टेट जीडीपी को माइनस करने के लिए हिम्मत चाहिए। घर बैठे फ्री में नहीं होती। फ्री में होती है क्या? उसके लिए भी हिम्मत चाहिए ना, फालतू योजनाएं लाने के लिए। और मेरे को एक बात तो पूछने ही भूले, 1 मिनट रुको, लड़कियों सरकार आ गई वापस, स्कूटी मिल गई क्या? पहले जिता देते, इससे अच्छा पहले जिता दे। तुमने कांग्रेस सरकार को फालतू जिता दिया, तब जिता दे स्कूटी मिल जाती। बढ़िया कोचिंग आने को मिलता सबको ढर्र करके। अब क्या पैदल पैदल ऐसा मैजिक में लटक के चले आ रहे हैं, बस में लटक के चले, क्या मतलब? कल कर्फ्यू लग गया तो क्लास नहीं आ पाए। खैर, हमारा सूर्य श्वेत वामन की अवस्था में मरेगा। Our sun will die under white dark. Why? Because the mass of sun, the only one theory works here. If you want to see under which condition a star will die, you have to look at the mass of the star. And the mass of the sun is 1 Cl. एक सोलार मास बराबर 1 Cl होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था 1 सोलार मास is equals to 1 Cl. तो our sun will die under white dark. हमारा सूर्य जब मर रहा होगा तो वो किसमें मर रहा होगा? श्वेत वामन में। श्वेत वामन अवस्था हो जाएगी उसकी। तारे टूटते नहीं है, वो टूटते हैं ना, उनको देख के आंखें बंद करके विश मांगते हैं, है ना। जैसे 2016 में तारे टूटे, लोगों ने विश मांगी, हे भगवान एक बार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए, तो देखो पूरी हो गई। वो पुच्छल तारे शूटिंग स्टार्स होते हैं पगलों, ये तारे टूटते नहीं है। तारों की मृत्यु की अवस्थाएं ये हैं। क्यों 370 हट गई? राम मंदिर बन रहा है, शिक्षा नीति आ गई, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हो गई, और क्या करके दिखाया आदमी तुम भैया 70 साल के कंपैरिजन के हिसाब से। तो देखो तुम समझे नहीं, तुम समझो इस बात को। क्या होता है, ये जो सन है ये किसमें मर रहा है? संभव है कि सूर्य ब्लैक होल बन जाए, निश्चित भी हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो
अब ऐसे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते। कर दिया भाई, मैंने बताया ना भी, नमामि गंगे में पूरी गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन फिर भी पहले से तो अच्छी हो गई, नहीं हुई क्या? बोलो भाई। नहीं तो हम तो जब से पैदा हुए हमने एक ही डायलॉग सुना है, नर्मदे हर, वो हुई नहीं कभी। हटाओ उसको। ओके, ये स्टार है। आगे हम जाएंगे, सन, वन ऑफ द स्टार फ्रॉम दिस फैमिली, इस परिवार से एक अन्य तारा जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द स्टार फ्रॉम दिस फैमिली विच इज द सन। सूर्य, सूर्य लिखना, सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है, तारा है। विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सुनो जरा, नोट लगाना एक नीचे, 50 रुपए का नोट है, देखो अब तुम्हारी पूरी फीस वापस निकलवाता हूं। 50 रुपीज नोट लगाओ, लगाओ। पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी, वेरी गुड, द डिस्टेंस बिटवीन पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये क्या कही जाती है आपको पता है? इट इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे एक खगोलीय दूरी कहा जाता है, एक खगोलीय दूरी, यही इसकी इकाई है। अगर कंपेयर करना चाहते हो तो यू विल राइट 14,95,97,870 किलोमीटर, 14,95,97,870 किलोमीटर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बता दी ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूरी आपको, हाँ या ना? द इंपॉर्टेंस हियर इज, आप इसको याद करना चाहो तो यू कैन रिमेंबर इट इन दिस वे एज वेल, लाइक अ फोन नंबर 149,59,780, डायल इट। नहीं लगा? लैंडलाइन से हर मोबाइल नंबर पर अब आगे जीरो लगाना जरूरी हो गया है। ये लो, अब हो गए 10 डिजिट्स, 0149597870। अरे नंबर याद करने का तो आइडिया है तुम लोगों को। चलो ठीक है, मत करो, ऐसे कर लो। इट इज नॉट ओनली अ फोन नंबर, इट इज अ व्हाट्सएप नंबर। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा याद? नहीं होगा? वेरी गुड, बस इतना ही तो है यार, ऐसा मुंह बना लेते हो। व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, फोन में सेव कर लेना इसको। आज किस नाम से करोगे? हाँ, अरे ये नंबर क्रॉस करके ही तो सूर्य पृथ्वी के पास आएगा। समझो बात को, तुम भावनाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तुम लोगों का, नहीं समझे? चलो लाइन चेंज करें। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। किस ग्रुप से आता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड, लिख लीजिए। आफ्टर द सन द क्लोजेस्ट और द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, विच कम्स फ्रॉम द ग्रुप अल्फा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह से आता है। समझ गए? इसको अपोजिट कर देना। समझ गए ना? वही बात, सार मेरे मुंह से निकल गई। which comes from the alpha century group.
अगर सूर्य के बाद क्लोजेस्ट का या नियरेस्ट का पूछा जाता है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जैसे हमने एंड्रोमेडा किसकी पढ़ा था, गैलेक्सी के लिए, वेरी गुड, वो गैलेक्सी के लिए पढ़ा था, हाँ या ना, हटाओ हटाओ, ओके। हेडिंग देना सन स्ट्रक्चर, सूर्य की संरचना, सन स्ट्रक्चर, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, सन स्ट्रक्चर। देखो आधे महीने में हम सूर्य की संरचना का अध्ययन करते हैं, पूरा महीने में नहीं। दिस इज द कोर ऑफ सन, ये सूर्य का क्या है, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। दिस इज द कोर ऑफ सन, यानी सूर्य का केंद्र, सूर्य का केंद्र है, हाँ या ना, पक्का पक्का सभी लोगों को 100%, ओके। इसका एक तापमान होता है जो सर्वाधिक पाया जाता है, सूर्य के केंद्र का तापमान माना गया है 1.5 गुणा 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यह एक चीज है, जरा ध्यान देना, 10�6 एक यूनिट होती है मिलियन की। कल मैंने आपको बताया था 10�9 एक यूनिट होती है बिलियन की, हाँ या ना। 10�6 बराबर 1 मिलियन होता है, कितना होता है, देखो यहां पर क्या मैं इसे इस तरह से कुछ बदल सकता हूं, 15 इंटू 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मैं इसे कुछ ऐसा लिखता हूं, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ गलत लिखा क्या, अरे पाप कर दिया, अपराध कर दिया, नहीं किया, सही लिखा, पक्का पक्का। सूर्य की इसके ऊपर सतही भाग आता है, जिसकी 2 मुख्य परतें हमें पढ़नी होती हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। ऊपरी हिस्सा जो सन का होता है, कौन सा, सन का जो ऊपरी हिस्सा होता है और निचला हिस्सा होता है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहला वाला पार्ट जो कहलाता है वो है क्रोमोस्फीयर, क्या है, यानी कि सूर्य का वर्णमंडल, हाँ या ना। दूसरा निचला हिस्सा जो है वो कहलाता है फोटोस्फीयर, क्या कहलाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश मंडल। यहां समझने वाली बात यह है कि जब हम पृथ्वी से एक आग का गोला देखते हैं, जो होता तो स्फेरिकल है लेकिन हमें सर्कुलर नजर आता है, होता तो वो गोलीय है लेकिन हमें वृत्तीय नजर आता है, वो फोटोस्फीयर यानी कि वो प्रकाश मंडल जो है वो पृथ्वी की सतह से दिखाई देने वाली सूर्य की सतह है, पृथ्वी से दिखाई देने वाली सूर्य की सतह। दैट मीन्स the surface of sun visible from earth. How के नाउ, अरे बोल दो पक्का। एक और चीज, ये जो सतही भाग है इसका जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री, यानी कि तापमान बहुत कम हो जाता है सतह तक जाते जाते। इसके ऊपर सूर्य की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं, इसके ऊपर सूर्य की क्या उठती हुई दिखाई देती है, लपटें। इन लपटों को यानी जो फ्लेम एरिया है सन का, इसी को सूर्य का कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना ऑफ सन, हाँ या ना, सूर्य का कोरोना कहा जाता है। कोरोना जो होता है ना, कोरोना वायरस, वो यहीं से आया है, क्योंकि हाँ कोरोना वायरस की सतह के बारे में मैं शायद आपको बता चुका हूं करंट अफेयर की क्लास में, कि कोरोना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, वो सूर्य के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, सन का जो फ्लेम होता है वो इसी तरीके का दिखाई देता है ना जब सन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्पाइक्स हैं उसके, जिन पर स्पाइक प्रोटीन होता है, आया ना, इन्हीं के थ्रू वो इन्फेक्शन फैला रहा है ना। अगर ये स्पाइक्स हट जाए कोरोना के तो ये कोविड है, तो कोविड नाम इसका कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस नाम ही यहां से पड़ा है, क्योंकि इट इज लुकिंग लाइक द सन्स क्राउन, सन के कोरोना के जैसा। इसे हिंदी में सूर्य किरीट कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं, सूर्य किरीट। दरअसल इसे सन्स क्राउन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, सन्स क्राउन, क्योंकि ये सूर्य के बारे में ऐसा है कि जैसे सूर्य ने एक मुकुट पहन रखा हो, ये क्राउन जैसा दिखाई देता है ना देखने में, इसलिए इसे सन्स क्राउन कहते हैं। ये देखो मुकुट जैसा नहीं दिख रही आकृति आपको, हाँ बोल लो, तो इसे सन्स क्राउन भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट।
सूर्य किरीट या कोरोना। कोरोना बाहर निकलती हुई लपटें हैं सूर्य में। हाँ सर, ब्रह्मांडीय तरंगों के रेडिएशंस होते हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। कॉस्मिक रेज जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी के एग्जॉस्फियर में मिलती हैं। हाँ 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 हाँ, जो रेडिएशन निकल रहा है कॉस्मिक रेज का, उसे हम कहते हैं। दरअसल जो हमारी पृथ्वी का बाह्य मंडल है यानी एग्जॉस्फियर, वहां पर ये तरंगें पाई जाती हैं, उसके अंदर नहीं पाई जाती। और कुछ पूछना है किसी को? बोलो भाई। चलिए आज की सभा को हम यहीं पे विराम देंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना? बोलो। पक्का समझ में आ गया सभी को सब कुछ? चलो आज की सभा को यहीं विराम देंगे, इसको नोट कर लेना। नहीं, उसका वो